धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शराब को हमेशा से एक सामाजिक बुराई माना जाता रहा है और इसके खिलाफ धार्मिक स्तर पर ही नहीं, सामाजिक स्तर पर भी लड़ाई लड़ी जाती रही है। महिलाएं खासकर शराब की विरोधी रही हैं और वो अपने क्षेत्र में शराब के ठेकों को बंद कराने के लिए लंबे आंदोलन भी चला चुकी हैं। इसकी नजीर हमें हरियाणा में देखने को मिलती है। हालांकि आज भी हरियाणा में बदस्तूर शराब बिक रही है, लेकिन हम हरियाणा की बात करने नहीं जा रहे, हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद एक साधु हैं। जी हाँ, मैं आदित्यनाथ योगी की बात कर रहा हूँ। उनके दौर में जिस कदर शराब बिक रही है और लॉकडाउन के दौरान जिस कदर शराब बिकवाई जा रही है, उससे बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या सरकार के पास रेवेन्यू की कमी है, इसलिए वो शराब बिकवा रही है? या दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकार शराब पिलवा कर लोगों को मस्त रखना चाहती है, वो सरकार की तरफ ना देख सके? तो कई सारी चीजें और भी उभरती हैं। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार रवि अरोड़ा जी। पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखते हैं, 30 साल से जमीनी सतह से लेकर संपादक तक का उनके पास एक अनुभव है और कई बार धाकड़ खबर पे वो आ चुके हैं और अपने अनुभव से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां, बातें हमारे सामने रख चुके हैं। तो आज इस सिलसिले में भी बात करेंगे कि क्या शराब बेचकर रेवेन्यू जुटाया जाता है या लोगों को मस्त रखने के लिए शराब बिकवाई जाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए सर। मैं सीधा आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या शराब रेवेन्यू के लिए बिकवाई जाती है क्योंकि रेवेन्यू आता है, या लोगों को मस्त रखने के लिए शराब बिकवाई जाती है? अकरम जी, मुझे लगता है ये दोनों बातें मिली जुली। एक तो जब कोई समाज सवाल करने लगता है तो उसे सवालों से डीरेल करने के लिए, उसे गुमराह करने के लिए तमाम तरह के टोटके सरकारें अपनाती रही और ये सत्ता का पुराना शगल रहा है और नशा उसमें एक बहुत सरल माध्यम। तो इसको बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता इस सवाल को कि सरकारें शराबें क्यों बिकवाती हैं। दूसरा सवाल रहा रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू तो जाहिर है 700 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में लगभग सरकार को प्रतिदिन की आमदनी शराब से होती है और लगभग 25,000 करोड़ रुपए साल में उत्तर प्रदेश सरकार को रेवेन्यू के रूप में शराब से मिलता है, जो उसके टोटल रेवेन्यू का लगभग 20% बैठता है। लेकिन ऐसी तो देश के अंदर और बहुत सी सरकारें हैं जो बिना शराब के भी अपने रेवेन्यू के उन्होंने और मॉड्यूल बनाए हुए हैं, जैसे बिहार है, गुजरात है, मणिपुर है, नागालैंड है। क्या ये लोग भी तो अपनी सरकारें चला रहे हैं और बिहार के अंदर तो बहुत ही अच्छा काम हुआ। हालांकि कोविड को लेकर और बाढ़ से लेकर तो आप कह सकते हैं कि बहुत सी जगह खामियां रह गई हैं, लेकिन अदरवाइज देखें तो बिहार सरकार ठीक ठाक चल रही थी। तो क्या बिना शराब के उत्तर प्रदेश में नहीं काम हो सकता? मुझे लगता है ये सरकार सरासर पाखंड के सहारे चल रही है और ये इसका पाखंड ही है कि एक तरफ तो मंदिर के नाम पर वोट मांगती है और दूसरी तरफ सरकार चलाने के लिए उसे शराब का सहारा लेना पड़ता है। आपको मैं याद कराऊं, जैसे 25 मार्च को लॉकडाउन पहला लगा और उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म किया गया, अनलॉक का टाइम आया, तो सबसे पहले शराब की दुकानें खुली। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितना बड़ा ये विडंबना है या मजाक है, इसे आप क्या कहेंगे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बाद में खुले और शराब की दुकानें पहले खोल दी गई और उसके बाद कम से कम 50 बार पॉलिसी चेंज हुई है। कभी ये कि सुबह खोलेंगे, कभी ये शाम को खोलेंगे, कभी कहा जाता है कि हफ्ते में 5 दिन खोलेंगे, कभी रोटेट कर दिया जाता है कि एक दिन लेफ्ट की खुलेंगी दुकानें, एक दिन राइट की खुलेंगी। फिर कभी कहते हैं सोमवार खोलेंगे, फिर कहते हैं मंगलवार फलाना बाजार, बुधवार फलाना। आदमी जेब में लिस्ट लेकर घूमे, कहाँ जाना है उसे, कहाँ नहीं जाना, कौन सा बाजार खुला है, कौन सा बंद है। लेकिन शराब की दुकान के लिए कहीं तो बंदिश नहीं। अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 55 घंटे का लॉक लगाया है, जो शुक्रवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक का है, इसमें आप देखिए कि सारी दुकानें बंद हैं। अगर आपको दूध दही लेना है तो शनिवार इतवार सुबह 1 घंटा तो मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कोई राशन लेना है तो आपको नहीं मिलेगा। आपको दवाई लेने जाना है तो पहले पुलिस वाला आपको जब रोक के पूछे तो आपको पर्चा दिखाना पड़ेगा। अब आपको सेरिडोन लेना है तो उसके लिए क्या पहले डॉक्टर का पर्चा लेने जाएंगे? लेकिन आप शराब लेने जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। शराब की दुकानों के बाहर सुरक्षा मुहैया कराई गई है, वहां पे पुलिस की जिप्सी खड़ी होती है।
तो ये सरासर पाखंड है। एक तरफ तो आप मंदिर की बात करते हैं, रामनवमी मनाएंगे और फला मनाएंगे और ये त्योहार मनाएंगे, दिए जलाएंगे, और एक तरफ शराब के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। सब बाकी दुकानें 7 बजे तक खुलेंगी, शराब की 9 बजे तक खुलेंगी। शराबियों ने तो 40 दिन लॉकडाउन में काट लिए अकरम जी, जी लेकिन आपने सरकार से शराब के बिना एक दिन नहीं कट रहा। जी अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये पाखंड नहीं तो और क्या है। आपने बहुत अच्छे से सर तमाम चीजों पे रोशनी डाली, इसलिए मैं बीच में आपको टोका भी नहीं, क्योंकि आप इतने अच्छे से तमाम चीजों को बता रहे, तो मुझे लगा कि तमाम चीजों को सुनना चाहिए। बड़ा सवाल ये आपने कहा पाखंड। पाखंड शायद आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम एक साधु हैं और धार्मिक स्तर पर भी लोग शराब का विरोध करते हैं। उनको तो सबसे पहले आगे बढ़ के उत्तर प्रदेश में शराबबंदी कर देनी चाहिए थी। मुझे लगता है शराबबंदी कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं है कि जो नहीं किया जा सके। और जब मोदी अपनी सरकार बनी थी तो उस समय ये कहा गया था गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, और गुजरात मॉडल को ही बेचकर मोदी सरकार केंद्र में आई थी। और जी लेकिन पूरे देश भर में लग रहा था कि शायद शराब को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन जब मोदी जी उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा, और बाद में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो पूरी संभावना उत्पन्न हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में अब शराबबंदी होगी, क्योंकि गुजरात में मोदी जी ने ही इसको लागू किया था, और उन्हीं के सहयोग से चल रही बिहार इसको सफलतापूर्वक उसको चला रही थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। आपको मैं एक जानकारी दूं, बड़ी आपको हैरानी होगी जी कि शराब मद्य निषेध एक विभाग होता है और सभी सरकारें चलाती हैं। सेक्शन 47 के तहत सभी प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो मद्य निर्देश पर निषेध पर लोगों को जागरूक करें। और उसके लिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रति जिला 25 रुपया रोज का भी खर्च नहीं होता। जो जी बजट लागू हुआ, यहाँ पर जारी हुआ पिछले साल, वो प्रति जिले का 25 रुपये था। उसी 25 रुपये में उन्हें रैलियां निकलवानी हैं, उसी के अंदर सिनेमा घर में चलचित्र निकलवाने हैं, होर्डिंग लगवाने हैं, पोस्टर लगवाने हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं स्कूलों में आयोजित करनी है, सिर्फ 25 रुपए में। और मजाक की बात देखिए कि ये पैसा भी जो है वो आ रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट से, यानी कि आबकारी विभाग, जो शराब बिक्री करके पैसा कमाया जाता है, उसी से मद्य निषेध पर भी एक तरह से खर्चा किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ 25 रुपए। बहुत अच्छी आंकड़ों के साथ आपने जानकारी दी कि वही शराब से पैसा कमाकर शराब के खिलाफ अभियान छेड़ा जा रहा है, लेकिन महज 25 रुपए में। पर मैं आपको याद दिला दूं सर, ये तो वो सरकार है जो गाय के नाम पर राजनीति करती है, और जब गायों को चारा खिलाने की बात करती है तो कहती है कि हम शराब से 2% का सेस वसूलेंगे। देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये सब सब पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। अब आपको, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप ये देखिए कि एक जमाना था, हर शहर में मुख्य चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे जिसमें गांधी जी की तस्वीर के साथ लिखा होता था, शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर देती है। अब वो कहीं दिखाई देता आपको? नहीं कहेंगे। किसी भी कहीं भी चले जाइए, किसी जिले में चले जाइए, आपको ये दिखाई नहीं देता। सिनेमा घर में शराब को लेकर बच्चे पिता से रोक कर उसे कह रहे थे कि बच्चे, मेरे पिताजी मेरे भविष्य के लिए शराब मत पीजिए। अखबारों में विज्ञापन आते। अब जी सरकारों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इनमें सरकार चलानी है तो शराब बेचनी है, और बेशर्मी से बेचनी। बहुत जी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बेशर्मी से बेचनी है। यहाँ एक चीज मैं आपकी रोशनी में लाना चाहता हूँ और चाहूंगा कि आप उस पर प्रकाश डालें। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी। उसके बाद सरकारों ने उस फैसले को माना नहीं, उसके लिए एक नई तरकीब निकाली और आज भी हाईवे पर वो बदस्तूर शराब की दुकानें हैं। यहाँ तक के आपको फिर मैं कहूंगा कि आप इस पे भी रोशनी डालें कि स्कूलों और मंदिरों से 100 मीटर की दूरी पे शराब की दुकानें होनी चाहिए। बहुत सी जगह इन नियमों का भी उल्लंघन है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं शराब की वजह से ज्यादा होती हैं, और हाईवे पर चलने वाले यात्री को अगर रास्ते में कहीं दुकान दिखती है और अगर वो शराब का आदी है तो वो जा सकता है वहां पर। तो ये तय हुआ कि 500 मीटर के भीतर ही होंगी, लेकिन दुकानदारों ने स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से होर्डिंग लगा रखे हैं कि ये शराब की दुकान के लिए बकायदा तीर बनाकर किस तरफ दुकान। तो जो हाईवे पे जा रहा है उसे तीर लिखा हुआ दिख रहा है कि मुरादाबाद के पास फलानी गली में दुकान है, तो वो चला ही जाएगा।
ये मैंने जैसे पहले कहा, ये पूरी बेशर्मी से हो रहा है। और खास तौर पे देखिए, जो सबसे बड़े दुख की बात है कि ये उन सरकारों में हो रहा है, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, जो हमेशा सामाजिक शुचिता की बात करती हैं, जो समाज को जागरूक करने की बात करती हैं, वही सरकारें सबसे ज्यादा बेच रही हैं शराब। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बसपा की सरकार रही है। इन दोनों सरकारों पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि साहब ये अपराधियों से मिले हैं, ये फला कर रहे हैं, ये ढिमका कर रहे हैं। लेकिन शराब को लेकर ऐसी बेशर्मी उन सरकारों में भी नहीं, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आपको दिखाई दे रही है। मंदिर और स्कूलों के पास जो शराब की दुकानें हैं, जबकि वो 100 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में आपको लगता है कि प्रशासन कुछ करता है, या खुली है तो खुली नहीं दीजिए? देखिए, ये सरासर शराब सिंडिकेट की मिली भगत से होता है। एक जमाना था, आपने भी देखा होगा, हमने भी बड़े गौर से देखा था, कि जिले के अंदर सबसे ताकतवर आदमी वही होता था जो शराब की दुकानों का मालिक होता था। इंडस्ट्रियलिस्ट का नंबर बहुत बाद में आया था, तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी भी तरह से लोगों को ऑब्लाइज नहीं कर पाते, तो शराब के दुकानदार और जो ठेकेदार थे वो तो पर्चियां बांटते फिरते थे। तो ये सरकार भी पूरी तरह से शराब सिंडिकेट के कब्जे में है। अगर ये कब्जे में नहीं होती तो सरकार को इतनी बेशर्मी दिखाने की जरूरत नहीं थी कि आप दूध लेने तो जा सकते हैं लेकिन दवा लेने ही नहीं जा सकते। आप आटा दाल चावल चीनी लेने तो नहीं जा सकते लेकिन शराब लेने जा सकते हैं, और दुकान पे आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस की जीप और खड़ी है। तो ये सरासर शराब सिंडिकेट का। अभी बीच में मैंने पढ़ा था अखबार में कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो आबकारी मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये रेवेन्यू के लिए नहीं हम कर रहे, इस तरह जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं। ऐसी कौन सी जनता ने सुविधा मांग ली थी शराब की, हमें शराब पिलाओ? क्या किसी शराबियों का कोई प्रदर्शन आपने देखा? शराबियों की कोई एसोसिएशन का कभी आपने नाम सुना? तमाम तरह के और मुद्दों पर तो प्रदर्शन हो रहे हैं, मजदूरों के हो रहे हैं, स्कूल टीचर्स के हो रहे हैं, फैक्ट्री कर्मचारियों के हो रहे हैं। लोग बिजली के बिल के लिए शोर मचा रहे हैं, हाउस टैक्स के लिए शोर मचा रहे हैं। किसी शराबी को तो शोर मचाते हमने देखा नहीं। तो शराबी की आपने बिना शोर मचाए सुन ली बात। और जो लोग बिजली के लिए चिल्ला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे हाउस टैक्स माफ कर दो, जो कह रहे हैं कि हमारा ब्याज माफ कर दो हाउसिंग लोन पर, वो तो आपको सुनाई नहीं दे रहा। शराबी की ही बात आपको सुनाई दे रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या? बिल्कुल सही आपने कहा कि शराबियों की बात बगैर बोले सरकार को सुनाई दे रही है। ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है। अगर मैं इसी में एक चीज ऐड करूं तो कुछ गलत ना होगा सर। मीट एक्सपोर्ट इनके दौर में सबसे ज्यादा हुआ है, और यही लोग गोरक्षा के नाम पे या मीट के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति भी करते हैं। देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि ये इस सरकार की कथनी करनी में पूरा अंतर है। इनकी कथनी कुछ और है, इनकी कथनी कुछ और है। करनी में तो ये कि गाय को ये भूसा खिलाते हुए, उसको चारा देते हुए की फोटो में अखबारों में छपवाएंगे, और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों को जो गोमांस एक्सपोर्ट करते हैं उनको प्रमोट करेंगे, और उनके लिए दुनिया भर की तमाम सुविधाएं हैं। एक्सपोर्ट पे दुनिया भर के रिबेट और टैक्स के कंसेशंस वगैरह होती हैं। तो ये सरासर पाखंड है और कथनी करनी का अंतर है। शराब का मामला हो, मांस के निर्यात का मामला हो, इन दोनों मामलों में इस सरकार ने जो जन अपेक्षाएं इससे थी उस पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। और वैसे वो मतदाता जो ये उम्मीद करता था कि भाजपा, जो अपने आप को एक आदर्शवादी पार्टी कहती है, जो कहती थी पार्टी विद डिफरेंस, अगर वो उस पर खरी नहीं उतरी, और अगर उसका यही डिफरेंस है कि और शराब कम बेचेंगे या ज्यादा बेचेंगे, और कम मांस एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो ईश्वर ही बचाए, ऐसे तो डिफरेंस है। आपको क्या लगता है कि आज जनता भी ऐसी हो गई है, इसलिए सरकार ने विज्ञापन कराना भी बंद कर दिया, और सरकार अभी बात भी नहीं करती कि शराब मत पीजिए, अब तो सरकार शराब बिकवाना चाहती है? लोगों की मानसिकता भी ऐसी बन गई है, या उनको वाकई में जैसे आपने जिक्र किया मंदिर बनाने का, कुड़ियां उनको थमा दी है, मंदिर बन रहा है, सब कुछ ठीक हो रही है, शराब पिए और मजे से रहिए? मुझे लगता है समाज में सरकारों को लेकर तवक्को भी कुछ कम हुई है। सरकारों से लोग अब बिजली नहीं चाहते, उनसे वो सड़कें नहीं चाहते, उनसे वो तमाम और जो उनकी जरूरियात है वो नहीं चाहते। वो उनसे ऐसे ही मुद्दे चाहते हैं जो धार्मिक तौर पर, क्योंकि देखिए ये एक तरह का इंजन जैसे चलता है ना, फ्लाईव्हील को इंजन घुमाता है और इंजन को फ्लाईव्हील घुमाता है। तो ये स्थिति समाज की जो विद्रूपता है वो सरकार में दिखाई दे रही है।
और जो सरकार के पाखंड हैं वो जनता में दिखाई देता है। आप ये देखिए कि शराब को लेकर समाज में एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। समाज में आप देखें बच्चे भी अब शराब पीते हैं, युवा पीढ़ी तो शराब को बड़े सामान्य तरीके से लेती है, और जो लोग शराब नहीं पीते वो समाज में एक तरह से दरकिनार कर दिए जाते हैं। लोग पार्टियों में, महफिलों में उन्हें बुलाते नहीं। तो ऐसा कतई नहीं है कि भ्रष्ट सिर्फ सरकार हुई है, हमारा समाज भी भ्रष्ट हुआ है। लेकिन इस भ्रष्ट समाज को सुधारने की जिम्मेदारियां काफी हद तक सरकारों की, समाज सुधारकों की, संस्थाओं की भी होती है। लेकिन उस मामले में ये लोग अपने खरे नहीं उतर रहे और उस पैमाने पर ये पूरे नहीं उतर पा रहे। समाज सुधारकों और सरकार के साथ मीडिया की भी बड़ी जिम्मेदारी है। उसी के चलते आप और हम ये छोटा सा डिस्कशन रख के लोगों की नजरों में इस मुद्दे को लाना चाहते हैं। लेकिन आज मीडिया भी इस मुद्दे को मुद्दा नहीं मानता, ये मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा समाज एक दिशा में जा रहा है और उसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं। शराब को लेकर एक बुराई के तौर पर जिस तरह से चिन्हित किया गया था, आप याद कीजिए आजादी के बाद समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में शराब को माना गया था। लेकिन आज समाज की स्थिति डिफरेंट है। आज सामाजिक बुराई के तौर पर ना तो समाज इसको मान रहा है, ना इसको मीडिया मान रहा है, और ना ही किसी तरह का सरकारें मान रही। ये एक तरह की एक्सेप्टेबिलिटी आई है। लेकिन कहीं कोई चीज बुरी हो रही है और सब उसको कर रहे हैं तो वो चीज अच्छी नहीं हो जाती। अगर जी शराब से परिवार उजड़ रहे हैं, उत्तराखंड में एक दौर में आपको याद होगा महिलाओं ने कितना बड़ा आंदोलन करा था जी और वहां पर शराबबंदी लागू करनी पड़ी। क्या बिहार सरकार के लोग बेवकूफ हैं चलाने वाले जो उन्होंने शराबबंदी, जबकि उनके पास आर्थिक संसाधन भी बहुत कम है। क्योंकि जी सामाजिक बुराई के तौर पर यह है कि एक मजदूर जो शाम को 100 रुपए कमाता है उसमें 80 रुपए की शराब पी जाता है और 20 रुपए में वो अपने घर पे जाके पत्नी को देता है। उसी में उसने खाना भी बनाना है, कपड़े भी, दवा दारू भी और बच्चों की स्कूल की फीस भी। तो ये एक किस तरह से वो एक चंगुल में फंसा हुआ है शराब की, क्योंकि एक तरह की ये बहुत बड़ा व्यसन है, बहुत बड़ी आदत है, बुरी आदत है। जी, तो बहुत सरकारों की शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पे रोशनी डाली और साथ में ये भी बताया कि अगर एक काम को ज्यादा लोग करने लग जाएं तो वो काम अच्छा नहीं होगा। हम लोग प्लेटफॉर्म बड़े ही छोटा हो, लेकिन अगर एक मुद्दा है और सामाजिक बुराई है तो आपके सामने उस चीज को रखना, आईना दिखाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वो जिम्मेदारी पूरी की सर की मदद से। कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।